सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। एक तवील अरसे से पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के इफरियत का सर कुचलने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए, 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की, जिनसे बड़ी हद तक मुल्क से खारजी दहशतगर्दों का सफाया भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क दुश्मन नासिर अफगानिस्तान और भारत की सपोर्ट से दहशतगर्द एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं एक्टिव हो गए हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से कई शवाहिद भी सामने आए हैं। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि मुल्क की तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है और दहशतगर्दी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जनूबी अजला में जो कुछ हो रहा है वो बदतरीन दरिंदगी है। अब सारी सिचुएशन में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर, इसकी वजूहात क्या है, रीजंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ये जो चैलेंज है हमें लाहक, जो ग्रोइंग सिचुएशन पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर हो रही है, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। हमने सोल्यूशन की जानिब जाना है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना के मामला है, चाइना इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, अब अफगानिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। इसलिए चाइना जो बीजिंग है उसका एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मामला और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो तनाव है उसको लेकर खासा परेशान भी। और इस सिलसिले में हमने देखा कि एक एम्बेसडर हैं, उन्होंने हालिया एक ब्रीफिंग लेने के बाद इस्लामाबाद से TTP के खतरे के पेश नज़र, उसके बाद उन्होंने काबुल का विजिट भी किया। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और वहाँ पर इस हवाले से बातचीत भी हुई है। किस तरह से इस डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। आगाज़ करते हैं हम प्रोग्राम का। मैं तारुफ करवा देती हूँ एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर दानिश, ज़ाहिर शाह शराजी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप तमाम हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपसे की जानिब आ रहे हैं। सबसे पहले शाह साहब, चूँकि पख्तूनख्वा में इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ना सिर्फ ये वाले मामला, फिर जो कुरम एजेंसी में जो मामला हुए हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं हालिया बड़े ही जो नाखुशगवार वाक़यात सामने आ रहे हैं। किस तरह से निपटा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। हम और सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज अंदरूनी खतरात के साथ तो बॉर्डर के इशूज़ संगीन होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से दहशतगर्दी जो दवाइयाँ हैं वो हमारे दोबारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तक आनी शुरू हो गई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़रा खुल के डिस्कस करना चाहिए। बलूचिस्तान के अलावा जनूबी जो अजला हैं, साउथ वज़ीरिस्तान टांक है, डेरा इस्माइल खान है, लकी मरवत है, वहाँ इनफिल्ट्रेशन दहशतगर्दों की इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों का जो है वो शायद बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बाज़ारों के अंदर बाकायदा पेट्रोलिंग हो रही है। बेशक हम कहते हैं कि जी वो थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन खौफ व हिरास का एक कॉन्सेप्ट है। बन्नू में हमने देखा कि लोग किस तरीके से जो है वो खाइफ नज़र आते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पीस मार्च करते हैं। फिर हमने देखा कि स्वात के जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं, गट प्यूचार है, ऊपर जो मटा से ऊपर के इलाके हैं, शोर है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन देखी गई है। और आज देखिए एक बड़ा जो दहशतगर्दी की जो इन्फिल्ट्रेशन का वाक़या है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फॉइल किया नॉर्थ वजीरिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ये मेरे ख्याल में अब देखा जाए तो इतनी बड़ी बाढ़ लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है, लेकिन फिर भी ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं क्योंकि अब भी ऐसे अनफ्रीक्वेंटेड इलाके हैं, बॉर्डर के ऊपर उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं। काबुल हुकूमत जो है वो उनको ना तो एड्रेस कर सकी है, ना इनको टारगेट कर सकी है, ना उनको टारगेट करना चाहती है। 2-3 वजूहत हैं, या तो उनकी विल नहीं है, या उनकी अप्रोच नहीं है, या वो करना नहीं चाहते। तो ये 3 सवाल है जो कि बार बार पाकिस्तानी जो हुकाम है वो काबुल के साथ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ डिनाइल का जो फैक्टर है वो पाकिस्तान के लिए मजीद मामला खराब करता जा रहा है। और देखिए इस वक्त जो नेक्सस है ISK का, TTP का, और साथ साथ जब BLA और BNA उनके साथ मिल के एक कह सकते हैं कि जो तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो अब मिल गई है उन एरियाज को टारगेट करने के लिए जो कि चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट करेंगे। और मेरे ख्याल में जितने वाक़यात हो रहे हैं, अब जिस ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेट हुआ बलूचिस्तान के अंदर, इसके अलावा जो चाइनीज़ इंटरेस्ट को जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है, दासू का वाक़या बड़ा हमें आप देख लें कहाँ से मूवमेंट हुई। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक बूम यहाँ पे आ रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। अब क्यों फॉइल हो रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में इस बात को अगर जिक्र किया जाए तो बेजानी होगा कि हमारी जो सियासी चपकलिशें हैं मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के दरमियान, उसने तमाम चीज़ों को बिल्कुल कह सकते हैं कि सबोटाज कर दिया है। जो सिक्योरिटी एफर्ट थी दहशतगर्दी के खिलाफ वो इस हद तक कामयाब नहीं हो रही। पुलिस आपकी
जो है वो बिल्कुल एक न्यूट्रलाइज फोर्स नजर आती है। बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज और जो फौज मौजूद है वो बॉर्डर के ऊपर वो लड़ भी रही है, शहादतें भी दे रही है, लेकिन जब तक आप ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो मजीद खतरनाक होने की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है आपका वो अनकम्प्लीट रहा। आप दहशतगर्दों के ठिकानों को आपने आउट किया, दहशतगर्दों को डिसलॉज किया, उनको निकाला, लेकिन अब वो फिर आने शुरू हो गए। तो जो लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान था रिहेबिलिटेशन का वो कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, आपके जो सिंपैथाइजर्स थे, खास तौर पे जो अर्बन एरियाज के अंदर, जो शहरों के अंदर जो फंडिंग इनको हो रही है, उनको आपने हिट नहीं किया। तो अब अगर आज मैंने सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद कहा है कि जी नेशनल एक्शन प्लान का अनफिनिश्ड एजेंडा हम पूरा करेंगे, मेरे ख्याल में ये बड़ा पहले करना चाहिए था। और जो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, मेरे ख्याल में ये हमें जाना चाहिए। अब बड़े शहरों की तरफ भी सिंपैथाइजर्स को टारगेट करना चाहिए। और जो फंडिंग सोर्सेज हैं, साथ साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत को अब चाहिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, अमेरिका को बिल्कुल ये बात बड़ी क्लियर करनी चाहिए कि उनकी वजह से जो इस पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, वो कोलिशन ट्रूप्स उनके जिम्मेदार हैं। जो असला उन्होंने छोड़ा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान को तीसरी दफा डिच करके भागे हैं, उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान के ऊपर है। काबुल हुकूमत को एक बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि टुडे और नॉट। और मेरे ख्याल में अब तो शायद दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी सालमियत और सरहदों की हिफाजत के लिए जो भी एक्शन होना हो, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर हो, मेरे ख्याल में उसके रेग नहीं करना, यही एक वाहिद तरीका है पाकिस्तान को महफूज बनाने का। ठीक है जुल्फिकार साहब, आपकी जानिब बातें, ये बलूचिस्तान में भी जो हमने देखा है नेशनल एक्शन प्लान कमेटी जो एपेक्स कमेटी है, उस इजलास में ये बात हुई है कि वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में शुरू किया जाएगा। अब आपको लगता है कि फौरी मसले का हल है, इससे किसी हद तक बेहतरी आएगी? और दूसरी चीज़ ये कि चाइनीज़ का जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी बातचीत इस सिलसिले में, ये किस हद तक किरदार निभा सकता है ओवरकम करने के लिए इस इशू को? देखिए, जब वैसे तो अगर हम बैठ के एकेडमिक डिस्कशन करें कि क्या ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल है ये नहीं है, तो ऑब्वियसली आप सब कहेंगे कि नहीं जी सिर्फ ये हल नहीं। लेकिन बाज़ औकात कोई ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं जिसमें अगर आपने देखा कि आपके अगस्त के महीने से उसके बाद चीज़ों को आप देखें, मैं सुन रहा था कहीं पर जो आईजी पुलिस है उनकी रिपोर्ट में कि 350 आर्मी के जवान, एफसी के जवान और पुलिस के जवान, नेवीज के जवान, लॉ एनफोर्सिंग और सिक्योरिटी के अदारे के लोग 350 जनवरी 1 से 2024 से गालिबन इस महीने के मिड तक आप बहुत बड़ी तादाद है। तो इस तरह के जब हालात हों तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कुछ सर्जिकल ऑपरेशन करने पड़ते हैं कहीं भी हो। डॉक्टर भी ये देखता है कि एकदम से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उठ जाएं तो उसको रोकने के लिए चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद फिर आप दवाइयाँ दे दें और उसके बाद उन चीज़ों को आपको उसको एक्सरसाइज करें मरीज़ को और कहें कि इन चीज़ों को, वो बात की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये करनी पड़ती हैं और वो हो रहा है। यस, अब इसके बाद आपने कुछ चीज़ों का एक्शन लिया, ऑपरेशन किया, कंप्रीहेंसिव जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन जो है, क्या इंटेलिजेंस जो हमारे हैं उनकी जो एक न्यूक्लियस उसका बना दिया कि सिविल अदारे जो हैं उनके इंटेलिजेंस उसमें हो, हमारे जो मिलिट्री जो अदारे हैं उनकी हो, उसकी बेस पर आप ऑपरेशन करें और कंप्रीहेंसिव करें कि उसको किसी उस तक एंड तक पहुँचाएं और दहशतगर्दी को जो है उखाड़ फेंकें। और दहशतगर्दी वैसे भी दहशतगर्दों के खिलाफ फौज लड़ती है, लेकिन दहशतगर्दी के लिए आपकी लोग। चले जुल्फिकार साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं। इस वक्त हमें इंटरनेट का भी हम देख रहे हैं, मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से जनाब ये दिक्कत भी आ रही है कि हम गुफ्तगू कर सकें अपनी उस तरीके से। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त फौरी तौर पर? जी, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या करना चाहिए, चंद बातें ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जब हुकूमत और फ़ौज, ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत ये चाहें कि हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है और एटमी बहुत बड़ा मुल्क है और ज़ाहिर है कि उसको सबूताज करने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं, कई मफादात हैं।
कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को हिट किया जाएगा, तो उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है। तो ये कहना कि पाकिस्तान को हिट करना कोई आज नहीं हो रहा है, पहले भी किया गया है। पाकिस्तान को कई तरीके से पहले भी हिट किया गया है, कई एक्शंस हुए हैं, आपको पता है सवात तक आ गए थे दहशतगर्द। लेकिन जब हुकूमत उस वक्त पीपल्स पार्टी की थी और फौज ने मिलकर ये समझा कि हमें इस दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, तो फिर उन्होंने सवात से उठाकर अफगानिस्तान में फेंक दिया उनको। फिर आपने देखा कि वज़ीरिस्तान में तो बाज़ाफ्ता फैक्ट्री बन गई थी, वहाँ से ऑपरेट होते थे और दहशतगर्द कराची तक भी आते थे और ख़ुदकश हमले होते थे। लेकिन जब उस वक्त की हुकूमत और फ़ौज ने ये ठान लिया कि हमने इनको ख़त्म करना है, फिर आपने देखा वज़ीरिस्तान पे बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन हुआ और कामयाब हुआ और उठाकर आपने पार फेंक दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत और फ़ौज चाहे तो दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18वीं तरमीम के तहत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने का इख्तियार तो सूबों के पास है, लेकिन सूबों के अंदर ना इतनी सलाहियत है, ना अहलियत है, ना इतनी इस्तेदाद है कि वो इस किस्म के दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके, और ना वो आपके नज़र आते हैं कि इसमें कोई जामिया मुकम्मल अपना कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेने के लिए या प्लानिंग और पॉलिसी उन्होंने बनाई हो। दूसरी तरफ जो मरकज़ है वो मुझे लगता है, देखिए APS के हवाले से आपने देखा था तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। उन्होंने एक 19 नुकाती प्रोग्राम बनाया था उस वक्त बहुत सीरियस होकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस 19 निकाती प्रोग्राम का एक आध प्रोग्राम तो हुए, बाकी तो सब उठा के फेंक दिए गए। तो मुझे लगता है मरकज़ भी सीरियस नहीं है, कहीं पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज में। अब मैं आता हूँ कि करना क्या चाहिए। देखिए एक बात याद रखिए कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान टारगेट है, कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा, और इस किस्म की दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी। होना ये चाहिए कि आपको अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंटी टेररिज्म लॉ जो है ना सिर्फ नए बनाने पड़ेंगे बल्कि उसके निफाज करने पड़ेंगे। मुसलसल मिलिट्री और पैरामिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत है। हुकूमत को हर सूरत में, सूबाई और मरकज़ी हुकूमत को ये फ़ौज को इख्तियार देना पड़ेगा कि ऑपरेशन हो। सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदारिस को रजिस्ट्रेशन करना और मदारिस को के अंदर अवेयरनेस और उसकी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ये इक़दामात बहुत सारे सपोर्टिव होते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया से मिलकर आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात करना पड़ेगा। जिस तरह इकनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की जाती है, उसी तरह टेररिज्म डिप्लोमेसी पे आपके सफारतकारों को काम करना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट से मैं दे देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेररिस्टों की फाइनेंसिंग, इसको आपको रोकना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस जो है वो आपको देना पड़ेगा। FATF जैसी इदारे के साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। मीडिया को काउंटर एक्सट्रीमिटीज जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको काउंटर करने के लिए मीडिया को आपको साथ मिलाना पड़ेगा, और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की हुकूमत को उनके विल की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों के लिए। चले, मैं जुल्फ़िकार साहब से रिकनेक्ट हो चुका है। जुल्फ़िकार साहब आप कंटिन्यू करें, फिर हम इत्तेशाम साहब का टेक लेंगे इस पर। बस मैं सिर्फ उसमें ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि ऑपरेशन जो बहुत सी चीज़ें ऐसे आती हैं कि नागुज़ीर हो जाता है ऑपरेशन करना, और कम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन आप करेंगे, लेकिन उसके ग्राउंड उसके बाद जो ऑपरेशन में आपने हदफ हासिल किए हैं उसको रिटेन करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत उसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल क्या है कि वो बार बार कहते हैं कि जी करप्शन बहुत ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस बहुत ज्यादा खराब है हमारी यहाँ जो है, उसको बेहतर करने के लिए लोगों का इत्तेमाद लेना पड़ेगा। लोग तब भी जो है आप पर इत्तेमाद करेंगे जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट करेगी, वरना अदरवाइज तो आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो आप पर बिलीव करेंगे, ना ट्रस्ट उनका होगा कि गवर्नेंस जब नहीं है। अगर गवर्नेंस है तो DIG साहब या SP साहब के दफ्तर में या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में है, उसकी चार दीवारी से बाहर निकले कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, जो इलेक्ट होके आते हैं वो लोगों का इत्तेमाद बहाल करेंगे, तो तब किधरी जाके वो जो आपने एक टारगेट अचीव किए हैं, जो माइलेज आपने बनाए हैं उसमें ऑपरेशन में,
वो उसको रिटेन करने के लिए ही कर। जी चलें एहतशाम साहब, हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकली जो हमारे की इश्यूज हैं उसमें चाइना की हमें बड़ी बैकिंग हासिल है। अब चाइना कहीं ना कहीं ये जो सारे इश्यूज हैं उससे कई बार अपना रेज कर चुका है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, और अब इस सिलसिले में उन्होंने अफगानिस्तान से बात करने की खुद तो कोशिश की है, एक डिप्लोमेटिकली जो टाइज़ हैं उसको यूज़ करते हुए। किस हद तक हेल्प आउट कर सकेगा चाइना, और हमने खुद क्या करना है इस सिलसिले में? क्या हम संजीदा एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए हम ना इस पर भी मैं बात करूंगा कि संजीदा एफर्ट कितना हो रहा है चाइना और अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरीके से अब इस सूरत हाल का हमें सामना है कि दहशतगर्दी में को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही। वो ख़ास तौर पे आप देखेंगे 2022 के बाद से जो लहर उठी है, और इसमें आप शामिल कर लें कि 2021 के बाद जब अफ़गान तालिबान आ गए थे, तो बिल्कुल सही बात है कि TTP और उसके बाद BLA और फिर ISIS खुरासान, और फिर उस ऑन टॉप ऑफ इट ये अफ़गान तालिबान, जो कहा जाता है पाकिस्तानी और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उसके बाद से ये मामला बहुत तब गया। अब तो सूरत हाल ये हो गया कि जिसको कहते हैं हमने नेवर एंडिंग बैटल जो है ना, ये दहशतगर्दी बन गई। जिस तरह अमेरिका की वो कहा जाता है ना, अमेरिकाज़ फॉरएवर वॉर, वो अब वही निकल पा रहे। तो देखें ये एक पैरासाइट, एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया। इर्रेगुलर वॉरफेयर कहते हैं दहशतगर्दी को। अब क्या वजह है कि 4 दहाइयों से हमें पाला पड़ा हुआ, और जब ठीक करना चाहते तो हो जाती। दानिश ठीक कह रहे हैं, मुझे याद है सवाद का हमना 2009 का जो ऑपरेशन हुआ था वो इतना सक्सेसफुल हुआ था कि आज अमेरिका, आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे पढ़ाया जाता है इसको। उस वक्त ये जनरल कियानी जो है ना आर्मी चीफ थे। उसके बाद आपने देखा कि सवाल छोड़ आप अब यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि जी ये इस्लामाबाद की पहाड़ियों के पीछे दहशतगर्द आ गए। लेकिन सवाल ये कि आपने देखें सिक्योरिटी एजेंसीज हों, फ़ौज हो, मेरा ख्याल जब तक कि पूरी कौम, सिविल सोसाइटी, सारी सियासी जमातें और फिर मजहबी जमातें भी देखें, एक मुद्दत से हम ये सेक्टेरियन टेररिज्म जो इस वक्त हो रहा है, जिसका भी शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे। एक ज़माने में तो एक इसके पीछे ईरान भी था, सऊदी अरब भी था, अब भी कई हवालों से हम देखते हैं उनकी प्रेजेंस इस खत्ते में ज़रूर मौजूद है। अब सवाल ये है कि इससे कैसे निपटा जाए। देखें ना, अब 2-3 चीज़ें जिसमें हम लैक कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो मुझे हंट करती है हर वक्त, हर बात वो इनकी है कि हाइड आउट्स, इनके जो छुपने के रास्ते हैं ना हमना, वो आज तक हम पकड़ नहीं सके। क्योंकि मेजॉरिटी आप देख लें कि सरहद पार से लोग आते हैं, वो धमाके करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हैंडलर और सहूलतकारी कर जो यहाँ बैठे हैं उनके ज़रिए, उसके बाद वो चले जाते हैं। अब ऑपरेशन आप किसके ख़िलाफ़ करेंगे? एक किसी ख़ास मखसूस जगह पे बैठ के तो खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक तरफ वो बैठे एक तरफ बैठे, लड़ाई हो रही है और हार जीत का फैसला होना है, ऐसा नहीं है। ये तो आपके अंदर ही सारे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसको टैकल करने के लिए एक तो नेशनल कोहेरेंस बड़ी ज़रूरियत है, और फिर यह है कि जी हम बार बार रोज़ एक नए प्लान के साथ आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान, नेक्टा, इतनी बड़ी अब जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रही 2-2, 2.5 साल तक, इसका सरबराह ही नहीं लगाया जाता। बाद में पता चलता है कि जी उसका 8 करोड़ रुपये का बजट हम नहीं दे पाए। तो देखिए अब सीरियसनेस कहीं ना कहीं आनी चाहिए। देखो ये तो हम ना हमारी अब जिसको कहते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर ये दाखिल हो गया मामला, और रिलीजियस टेररिज्म के बाद तो अब नहीं लग रहा कि हम एज ए नेशन हम सर्वाइव कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातें भले लड़ाइयाँ करें, आगे बैठ जाएं यहाँ पे PTI वाले या बाकी लोग भी, लेकिन साथ साथ देखें कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता रहेगा तो आपकी सियासत भी रहेगी, आपके ज़ाती और सियासी मफादात भी चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है दूसरी बात अहम है आमना जी, इस पर हम रोज़ बात करते हैं कि क्या वजह है कि हमारा इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन सूबों का मरकज़ का नहीं है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो अपने तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट की एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो सूबाई असम्बलियों पे भी नज़र रखती है, सूबाई हुकूमतों पे नज़र रखती है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, बजाय इसके कि आप इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए। जो करसे से हम सुनते हैं हर बड़े वाक़े के बाद कहा जाता है कि जी आज के बाद हम बड़ी सख्ती करेंगे। ठीक है 2016 के बाद आप पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन सवाल है कि इसकी कंटिन्यूटी नज़र नहीं आती है आपको। आज हमला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हम ऑपरेशन करके चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद वो फिर वापस आके हमला कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है हाइड आउट्स, असल बात यह है कि वो जो कहा जाता था ना डे 1 से हमना कि जी हम लोगों को देखेंगे, 2 लोग किराए के घर देते हैं, उनको पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं, कौन आके रहता है, कौन चला जाता है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जब तक नहीं होगा इस नासूर से हम जान। और जो हम इस वक्त देख रहे हैं सारे मामलात हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें अगेन वही बात होती है, इसमें हुकूमत की तरजीहात पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो उनकी तरजीहात में क्या टॉप प्रायोरिटी ये जो ग्रोइंग इशू सिक्योरिटी का है या नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुक्रिया शाह साहब का और जुल्फ़िकार साहब का। ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे।
वेलकम बैक। एफबीआर को नवंबर में 1003 बिलियन रुपए के टैक्स कलेक्शन टारगेट को अचीव करने में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। 25 नवंबर तक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 550 बिलियन रुपीस ये इकट्ठा हो सके, और इस हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो टारगेट पूरा करने के लिए एफबीआर कुछ इजाफी इकदाम भी कर सकता है, मगर हुकूमत कैटेगोरिकली ये कह चुकी है कि मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। अब सारी सिचुएशन हमारे सामने है। इसी पर बात करने के लिए हमें हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ इकराम होती साहब ने भी पैनल पर ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले आप ही की जानिब आ रही हूँ। एक तो सबसे पहले कि ये एफबीआर को किन रुकावटों का सामना है जिनकी वजह से ये नाकामी हुई है, जो गिवन जो हमारा एक्सपेक्टेड फिगर था, और ये जो शॉर्टफॉल है इससे बचने के लिए अभी फौरी तौर पर आप क्या समझते हैं कि मुमकिन तौर पर एफबीआर कौन सा रास्ता अपनाएगी? अभी देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर टैक्स इकट्ठा करने में मुश्किलात होती हैं तो वो 3 होती हैं। नंबर 1 के जो मार्केट है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इतनी फरोख्त नहीं हो रही जिसकी वजह से टैक्स सही तरह इकट्ठा हो। दूसरा, जो सारिफीन हैं उनके पास खरीदने की इतनी सख्त नहीं रही कि वो माल खरीद सकें या सर्विस खरीद सकें, और फिर टैक्स नहीं आता। तीसरा, जो टैक्स इकट्ठा करने वाला महकमा है, अफसरान है, अमला है, वो टैक्स इकट्ठा करने में सीरियस ना हो, और सीरियस ना होने का मतलब ये है कि उनकी सही तरह ट्रेनिंग ना हो। दूसरा, वो करप्ट हो। अब ये जो ट्रेनिंग कम है और करप्शन ज्यादा है पाकिस्तान में, और जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा नीचे है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, तो जाहिर है ऐसे माहौल में आपको शॉर्टफॉल्स ही मिलेंगे। हाँ, माजी में ये होता रहा है कि इसके लिए मिनी बजट लाने की कोशिश की जाती थी कि ऐसा कोई तरीका अडॉप्ट करें कि करप्शन भी अपनी जगह रहे, नालायकी भी अपनी जगह रहे, मार्केट भी नीचे रहे, उसमें माल जो है ज्यादा ना आ रहा हो, और सारिफ जो है वो भी खरीद ना सके, और इसके बावजूद मिनी बजट कामयाब हो जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। जब आम तौर पे जो है वो टैक्सेशन कामयाब नहीं हो रही, तो फिर मिनी बजट के जरिए भी नहीं होगी। ये जो फार्मूला देते हैं मिनी बजट का, ये ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, और वो 2 किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ब्यूरोक्रेट्स, दूसरे हैं एफबीआर के ब्यूरोक्रेट्स। ये जो दोनों हैं ये कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं, और वो चालें 2 किस्म की होती हैं। एक कि हम रेवेन्यू इतना इकट्ठा करके दिखा दें ताकि हमें जो IMF को जो बताने के काबिल हो जाएं कि हमारी मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि हमें ये ज्यादा टैक्स दे सकती है, और अगर वो ज्यादा टैक्स ना दे सके बल्कि शॉर्टफॉल करे, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि शॉर्टफॉल जो कर रही है मार्केट, इस शॉर्टफॉल करने वाली मार्केट की वजह किसी को ना पता चले। और वो क्या वजह है? इस शॉर्टफॉल करने वाली मार्केट में 2 ही वजूहात हैं। या तो सामान प्रोड्यूस नहीं हुआ और सारिफीन ने नहीं खरीदा, या फिर अगर है सामान फरोख्त हुआ और सारिफीन ने भी खरीदा, तो ड्यू टैक्स जो आना था वो क्यों नहीं आया? वो करप्शन की वजह से नहीं आया। करप्शन के साथ नालायकी भी जुड़ी हुई है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है ऐसे काम के लिए। तो पाकिस्तान एक बाकायदा एग्जाम्पल कंट्री है इस मामले में कि यहाँ अगर सारिफ हो भी, यहाँ अगर प्रोडक्शन हो भी, यहाँ मार्केटिंग हो भी, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो भी, यहाँ पे बिजली और गैस हो भी कि भाई मार्केट जो को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, लेकिन अगर ठान ले, महकमा ठान ले कि हमने करप्शन करनी है, तो फिर ये खसारे आते रहे। ठीक है। इत्तेशाम साहब, आपको लग रहा है कि एफबीआर ये पहले भी शॉर्टफॉल हमने देखा है, अक्टूबर में भी 103 बिलियन रुपए का, उससे पहले भी टारगेट अचीव करने में नाकाम रहे हैं पिछले जो हमने देखा था सेमेस्टर में। अभी ये क्या सारी सिचुएशन बनेगी अगर एफबीआर गिवन टारगेट, गिवन टाइम फ्रेम में अचीव करने में नाकाम हो जाता है, तो किस सतह पर रेपरकशंस का सामना करना पड़ेगा हुकूमती और अवाम दोनों को? किस किस्म के जो हम कह रहे हैं नताइज भुगतना पड़ेंगे? देखिए आमना, आपको याद है कि बजट में जिस अंदाज से इन्होंने सैलरी क्लास पे और एक्सपोर्टर्स पे नए नए टैक्सेस लगाए थे, हमें तो तकरीबन अब कहा जा रहा है 38% टैक्स आपसे मुझसे वसूल किया जाता है। तो फिर आपने देखा कि ये शॉर्टफॉल पहली समाई का जब आया 190 बिलियन रुपीस का, 190 अरब रुपये का शॉर्टफॉल आया, और इसमें अगर आप 280 अरब रुपया रिफंड भी शामिल कर लें एक्सपोर्टर का, तो ये टोटल 470 अरब रुपये है जो शॉर्टफॉल में आता है। तो उसके बाद आपने देखा गवर्नमेंट पैनिक कर गई और अनशेड्यूल एक IMF का विज़िट आया, दौरा हुआ, और उसमें उन्होंने यही कहने आए थे कि जी ये स्लिपेजेस इतनी भारी हो गई हैं, तो हम नहीं समझते कि आपने इतना बड़ा टारगेट जो रखा हुआ है, ये 13 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू का, ये आसानी के साथ पूरा हो सकता है, लिहाजा
आए और बैठे और बताएं काट काट टैक्स लगाने, लेकिन एक रिएक्शन हुआ, लोगों ने बड़ा शोर डाला, तो इन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई कि नहीं जी हम अगले छमाही में सारा कुछ पूरा कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए आमना एक सीधी सीधी बात है, वो असल मसला जो है ना पूरे इकॉनमी में होता है आपका बजट का खसारा। फिस्कल डेफिसिट को कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल इकनॉमिक इल्स। ये जब शुरू हो जाता है ना फिर रुकने का नाम नहीं लेता। अभी आप देख रहे हैं एक मुद्दत हो गई है ऑफिशियली, तो इस वक्त हम कहते हैं जी ये टारगेट जो रखा है उन्होंने इस दफ़ा 6.8% था पिछले साल, इस साल इन्होंने 5.9% रखा हुआ है। अब ये टारगेट है और जुलाई 2024 तक ये 7 ट्रिलियन रुपीस का हमारा जो है ना ये खसारा हो चुका है। अब सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए आप मुझे बताएं कि इनके पास क्वेश्चन फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ये फिर पैनिक करेंगे और फिर बैठे बैठाए इनको ख्याल आएगा कि अच्छा हम फला मत से पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो आ रहा है बार बार ये आ रहा है कि जी जनवरी से इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी वसूल करना शुरू कर देना है। तो असल मसला तो है FBR का। देखिए आमना मुझे याद है 2002-2003 में मुशर्रफ के ज़माने में ये वर्ल्ड बैंक ने 150 बिलियन डॉलर दिए थे इनको कि आप रीवैम्पिंग रीस्ट्रक्चरिंग FBR की करें। फिर ये जब फिगर 300 मिलियन डॉलर तक चला गया था, वो पैसा किधर गया आज तक किसी को समझ नहीं आई, खाया गया क्या हुआ। और आप देख लें इस वक्त भी 35,000 से ज़्यादा FBR के मुलाजमीन हैं। अब ख़बरें आ रही हैं कि 3,000 से ज़्यादा और लोग जो है ना उनको प्राइवेट सेक्टर से भर्ती करने चले जा रहे हैं। तो सारा मसला यही है कि आप वे फॉरवर्ड तो लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ और डेट फ्री प्रॉस्पेरिटी के लिए तो ज़रूरी है कि आप अपने पाँव पे खड़ा हों, और बजाय इसके कि आप हर थोड़े दिनों के बाद मांगने के लिए बाहर चले जाएं और आपको पैसा ना मिले। ये कैसे हो सकता है आमना कि अब रो पीट के आप देख लें कि 24 करोड़ के आवाम में अब जाके 80 लाख के करीब टैक्स पेयर की तादाद हुई है। आधे लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न निल फाइल की हुई है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। आबादी जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, टैक्स पेयर की तादाद कम होती चली जा रही है। वक्त कमी डॉक्टर साहब, ये इनकॉम्पिटेंस है FBR की या हमने इतना अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर दिया जिसको वो अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा है? देखिए आप वैसे तो इकॉनमी में बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि आपके सिर्फ सवालात हैं उसको टारगेट करते हैं हमें, क्योंकि टारगेट सवाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए आपने FBR के अहदाफ की बात की थी, मैं ज़रा चलता हूँ 2024-25 की टैक्स वसूली हदफ, जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा 13 ट्रिलियन रुपए है, जो कि पिछले माली साल के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा है। नए इक़दाम में जो रखा गया है वो मैं बताना चाहता हूँ, सीमेंट है, सिगरेट है, जायदाद पे इजाफी टैक्स है, सेल्स टैक्स में इस्लाहात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मसलन ये अहदाफ हैं। टैक्स अहदाफ की कामयाबी किस बुनियादों पे होगी? 2 अहम तरीन बुनियाद हैं, हुकूमती पॉलिसियों का नफाज और अवामी ताउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, आपका एक सवाल था नवंबर 2024 के टैक्स का कलेक्शंस के हवाले से, तो वो भी मैं बता दूं कि देखें मैं उसको सहमाई के हवाले से और आगे लेके चलता हूं। नवंबर 2024 सूरत हाल मुश्किल नज़र आ रही है। अभी तक रवा माली साल के लिए 4 महीनों में FBR ने 3,440 अरब रुपए जमा किए हैं, जबकि उसका अहदाफ था 3,636 अरब रुपए, जिसमें से 196 अरब रुपए की अभी कमी है। नवंबर के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो इक़दामात हैं उनमें है इजाफी टैक्स हफ्ते को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हफ्ते की तातील की मनसूखी और बाज़ दरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स का शरह में इजाफा। अब आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अगर FBR मतलब टैक्स पूरा ना कर सके तो आवाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, और वो है कि हुकूमती अखराजात में कमी आ जाएगी। जाहिर है मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कर्ज काम है। कर्ज़ों पे इन्हिसार बढ़ जाएगा, महंगाई में इजाफा हो जाएगा, सब्सिडी का खात्मा करना पड़ेगा, बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा, अवाम में एतमाद की कमी होगी और हम मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। आपके सवाल का जवाब। चलें इकराम साहब आपकी जानिब आती हूँ, ये गिवन टाइम फ्रेम में हम शॉर्ट टर्म और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ऐसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम टैकल कर सकें शॉर्टफॉल से बचने के लिए मुमकिन तौर पर? जी दर हकीकत अगर आप सच बोलना चाहें तो यही एक फिक्र है उसके लिए कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म जो कामयाबियां हैं रेवेन्यूज के मामले में वो हासिल करने का टारगेट ही कोई नहीं। यहाँ पे
उस टारगेट के लिए जरूरी होता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको आप सही तरीके से चलाएं। दूसरा कि आपने जो टैक्स छूट गलत गलत जगह पे दे रखी है वो आप दें, जो बिल्कुल क्रिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको दें। और तीसरी बात कि आप जो एडवांस टैक्स हासिल करते हैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से आप एडवांस टैक्स ले लेते हैं क्योंकि आपके पास शॉर्टफॉल आ रहा होता है, और फिर आप दिखाने के लिए कि हमारी अच्छी कारकर्दगी है एडवांस टैक्स ले लेते हैं। ये आप एडवांस टैक्स जब ले लेते हैं तो आप तो मार्केट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो एडवांस टैक्स देने वाला आपको मजबूरन तो दे देगा क्योंकि आप उसकी कोई हेल्प कर देंगे आइंदा, लेकिन उसका जो है कारोबार वो तबाह हो जाएगा, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कर रहा हो। अगर आपने उससे एडवांस ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको आइंदा उसने जो पैसा लगाना है एक्सपेंशन के लिए या रनिंग खर्चों के लिए, तो वो पैसा नहीं लगा पाएगा। और इस अमल ने सारे पाकिस्तान की गुज़िश्ता कोई 40-45 साल से मैं देख रहा हूं कि जो इंडस्ट्री और FBR के दरमियान ताल्लुक है, जो दीगर अर्नर्स हैं और FBR के दरमियान ताल्लुक है, वो ताल्लुक लॉन्ग टर्म ताल्लुक बन ही नहीं पा रहा। लॉन्ग टर्म ताल्लुक में आपने, हुकूमत ने तरक्की देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने टैक्स को इंसाफ की बुनियाद पे हासिल करना है, और जो उसको चोरी को, टैक्स की चोरी को फिर रोकेंगे तो फिर वो टैक्स चंद ही लोग चोरी कर सकेंगे, लिहाजा उनसे आप वसूल भी कर लेंगे। मौजूदा सूरत हाल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चल सकती। ठीक है एहतशाम साहब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इकराम साहब कह रहे हैं कि नहीं चल सकती, लेकिन हम ये अगर सारी सिचुएशन में देखें तो ये जो हम बजट में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं, हुकूमत अपने खराजात ही कंट्रोल कर ले, शायद उससे कुछ मामला बेहतर हों। हमने ये हमेशा मेरा ख्याल है यही बात होती है, और एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो है ना हमारी इकोनॉमी में यही है कि जिस तरीके से हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाती, इस दफ़ा भी आप देख लें 20 से 25% इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में अपने बजट को बढ़ाया है इन हालात में, जबकि आप देख लें कि सूरत हाल इतनी ख़राब है, बजाय ख़र्चे कम करने के बढ़ाते चले जा रहे हैं। और फिर वही फिगर जो है वो $17 बिलियन का, वो जो IMF उसके बाद फिर सबसे पहले आया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि पाकिस्तान में अशराफिया को जो मराद दी जाती हैं उसमें तो कोई कमी नहीं की गई, वो तो वैसे ही लिए चले जा रहे हैं। और फिर इस बजट में आपने टैक्स को ब्रॉडन करने के लिए इन्होंने जिस तरीके से सर्विसेज सेक्टर को ब्रॉडन किया अपनी तरफ से, डॉक्टर्स पे, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कि जी टैक्स लगाया जाए, ना वो रसीद देते हैं ना वो टैक्स देते हैं। बहुत सारे अदारे हैं जो नहीं टैक्स देते। तो सवाल तो यही है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की जो होनी चाहिए आमना, वो नहीं हो रही, हमें पता ही नहीं चलता। आप पिंडी में चली जाएं, मुझे याद आ रहा है CNN का एक 20-25 साल पुराना एक आया था आदमी, उसने आके तहकीक की थी। वो कहता है कि पाकिस्तान की पिंडी की जो मंडियाँ हैं, गंज मंडी और नमक मंडी और दूसरी ननकारी बाज़ार, राजा बाज़ार, उसने का ट्रिलियन एंड ट्रिलियन रुपीज़ का कारोबार होता है, टैक्स यहाँ पे कोई नहीं देता। वहाँ पे चली जाए, छोटी सी दुकान होगी, आप कहते होंगे इसमें तो 70,000 का माल नहीं पड़ा हुआ, वो कहते हैं कि जी आप यही बात करते हैं 7 से 8 लाख रुपया रोज़ाना की इस छोटी सी दुकान की सेल है। तो एक बंदे ने पूछा, बल्कि मैंने ही पूछा, एक साहब मेरे साथ थे, कि सामान कहाँ है, कहने गोदाम पीछे भरे हुए हैं। तो बात यह है कि अब वो होना ही चाहिए कि कुछ तरीकाकार इख्तियार किया जाए। ये सही बात है कि जिस तरह हैरेस किया जाता है टैक्स पेयर को, नए टैक्स पेयर इसलिए नहीं आ रहे कि उनको लगता है कि एक दफ़ा फंस गए तो सारी उम्र के लिए फंस जाएंगे। भाई ये इक्विटेबल सिस्टम क्यों नहीं हमारे यहाँ लाया जाता है कि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स ने, और टैक्स ऐसा होना चाहिए आमना कि लोग उसको आसानी के साथ दे सकें। और सबसे अहम बात मुझे लगता है आमना, इस वक्त हमारी पब्लिक सेक्टर तो ख़त्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर रह गया है। अब आप देख लें, इंडस्ट्री लगाने के लिए आप लोगों को इंसेंटिव देते हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव देते हैं, अब पैसा को वापस करने का एश्योरेंसेस देते हैं। अब लोग इतने टैक्सेस के साथ कौन आएगा पाकिस्तान में कि जी हम इंडस्ट्री लगाएं और फिर उनके पास उनको मिले कुछ भी ना, वो चले जाते हैं हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, वहाँ पे उनको टैक्सेस में छूट भी जाती है, इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि टैक्स को ब्रॉडन करने के लिए नए ज़राए तलाश नहीं किए जा रहे, जो आती है इंडस्ट्री उस पर इतने टैक्स ठोके जाते हैं कि लोग भाग जाते हैं। तो ये तो मसला हमारे लिए सारी ज़िंदगी हल नहीं कभी होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है ना, वही अगेन हम जैसे बात करते हैं बाकी चीज़ों से, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी सिक्योरिटी के मामला बेहतर करें तो इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, आपकी कारोबारी माहौल बेहतर होगा तो आपका जाहिर सी बात है फिर टैक्स में भी इजाफा होगा। इस चीज़ पे भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इस पर।
देखिए, एक बात ये है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ। देखिए, दुनिया में आप रिसर्च कर लीजिए। चले अब ये रिसेंटली अमेरिका को देख लीजिए कि फाइनेंस के हवाले से उन्होंने जो पिक किया है लोगों को, वो बैंकर्स को नहीं किया, वो माहिर मईशत इकनॉमिक्स जो है ना, जो माहिर हैं उनको लिया। उसकी वजूहत है कि देखिए, पाकिस्तान किसी भी जगह पर पॉलिसीज़ अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, लंबी पॉलिसी नहीं होगी, वो तो कभी कामयाब नहीं हो सकती। शॉर्ट पॉलिसी बनाते हैं बैंकर्स, और माहिर मईशियात जो होते हैं 15 से 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर हमारे यहाँ पैसे तो पॉलिसीज़ बनती नहीं है लंबी, हमारे यहाँ तो पॉलिसीज़ बनती है दो साल की, और अगर कभी लंबी बन भी जाए तो हुकूमत जो है वो अब सर्वाइव ही नहीं करती है, क्योंकि आने वाली हुकूमत उसकी पॉलिसीज़ को उठाकर ज़मीन में फेंक देती है। एक बात तय है, पूरी दुनिया की रिसर्च कर लीजिए कि इकनॉमी उसी वक्त आपकी जो है वो स्टेबल होगी जब आपकी पॉलिसी लंबी होगी, और लंबी पॉलिसी बैंकर कभी नहीं बनाएगा, पूरी दुनिया में ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पॉलिसी उसी वक्त इम्प्लीमेंट होगी जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का मैं अदा करूंगी। इकराम होती साहब, स्पेशली आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सेगमेंट के लिए। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम बात कर COP29 की, जहां हम देख रहे थे कि जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक हो गया और तरक्की याफ्ता ममालिक ने $1300 अरब फंड देने की यकीन दहानी कराई है, जिसके मुताबिक 2035 तक सालाना $300 अरब मुख्तलिफ फंड्स और ग्रांट्स की सूरत में दिए जाएंगे। जबकि अगर हम निजी सतह पर बात करें, सरमायाकारी भी की जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को 1 साल की मुद्दत में तेज़ करना है। लेकिन बहुत से अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इस पैकेज को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं और इस पर तनकीद भी की जा रही है। पाकिस्तान ही की मिसाल ले लें, जिसका माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद के लिए सालाना $1000 अरब की ज़रूरत होगी, और वो तभी मुमकिन है जब डेवलप्ड ममालिक इस हवाले से संजीदा हों और फंड्स के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि उनकी इग्नोरेंस का नतीजा पाकिस्तान जैसे ममालिक भुगतते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का चाहता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।